नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रथ यात्रा, मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का जिलाधिकारियों को सीधा संदेश। तीनों त्योहारों पर ना हो गड़बड़ी, ताजिए और कावड़ की ऊंचाई हो मानकों के अनुसार। जिला प्रशासन मेरठ ने कावड़ की तैयारियों में 2 जोन और 5 सेक्टर और जोड़े। प्रेमिका के परिवार को फंसाना जानलेवा हुआ साबित। मृतक ने नाबालिग दोस्त से चलवाई थी अपने ऊपर गोली। गोली चलाने वाला बाल अपचारी पुलिस को था बरगला। वहीं 24 घंटे बाद भी बच्ची को कार से कुचलने वाला नहीं हुआ गिरफ्तार। कंकरखेड़ा में गृह कलेश ने ली 4 साल की बेटी की जान। मां राशिदा और बेटा लड़ रहा है जिंदगी और मौत की जंग। पटेल मंडप में पंजाबी म्यूजिकल नाइट आज। पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना के साथ झूमने को हो जाओ तैयार। थाना सदर के बिल्वेश्वर महादेव मंदिर पर जगन्नाथ यात्रा का विरोध करने पहुंचे कई लोग। मंदिर पर भारी भीड़ होने के चलते पुलिस बल तैनात। नौचंदी के पटेल मंडप में मोहम्मद रबी की म्यूजिकल नाइट और लोकगीतों ने बांधा समा। मनीष शर्मा और खेता खान की मनमोहक प्रस्तुति पर झूमे श्रोता। कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को मेरठ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। आईएमए हॉल के कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी संगठन के सदस्यों को पटका पहनाकर किया सम्मानित। पूर्व मंत्री सुरेश राणा बोले, भारत के लोकतंत्र को नहीं होने देंगे खत्म। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने सर्किट हाउस में पीड़ितों से की बातचीत। जानी थाने पहुंचकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध का देखा रिकॉर्ड। कहा, इस बार राज्य महिला आयोग कावड़ यात्रा में लगाएगा स्पेशल शिविर। त्योहारों से पहले डीएम ने दी जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक। कहा, खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण का काम जल्द पूरा करेंगे अधिकारी। और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जल राज्य और बाढ़ नियंत्रण मंत्री दिनेश खटीक से विशेष बातचीत। मंत्री दिनेश खटीक ने कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सफल योजना बनाने में कामयाब रही सरकार। 11 साल लाजवाब। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने मेरठ सहित सभी जनपदों को सख्त आदेश देते हुए सभी जगह शांति और सद्भावना बनाए रखने के आदेश दिए हैं। आने वाले दिनों में रथ यात्रा, मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने ताजिए और कावड़ की ऊंचाई और चौड़ाई मानकों के हिसाब से करवाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही साथ किसी भी धार्मिक आयोजन में सादी वर्दी में असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को विशेष इंतजाम के आदेश दिए हैं। लखनऊ के पंचम तल से जो आदेश आया है उसके तहत किसी भी धार्मिक आयोजन में तलवार और किसी भी तरह के हथियारों पर रोक लगी रहेगी। साथ ही साथ जो लोग जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही है। कावड़ मार्ग पर ना तो खुले मांस की बिक्री होने दी जाएगी और ना ही शराब की दुकानों को खुलने दिया जाएगा। भड़काऊ नारे और हथियार प्रदर्शन को लेकर भी सीएम योगी ने सभी डीएम को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। स्कूल पेयरिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके और सहजता के साथ संपन्न कराएं। वहीं सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पर संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों को सीएम योगी ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर सीएम योगी के आदेश आने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कावड़ यात्रा प्लान की दोबारा से समीक्षा बैठक की और 2 जोन और 5 सेक्टर और बढ़ाने का फैसला लिया, जिनमें इन सेक्टर्स में थाना गंगानगर, थाना इंचौली और थाना भावनपुर से जुड़े क्षेत्र भी हैं। बता दें कि कावड़ सेल के नोडल अधिकारी एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके बाद ये परिवर्तन किए गए हैं। वहीं डीएम ने कहा कि समय कम बचा है इसलिए तैयारियों में तेजी लानी होगी। वहीं शुक्रवार को होने वाली कावड़ समिति की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि इस बार कितने कावड़ शिविरों को अनुमति दी जाए। बता दें कि पिछले साल 425 कावड़ शिविरों को अनुमति दी गई थी। प्रेमिका के परिवार को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचना हर्ष के लिए जानलेवा साबित हुआ। पुलिस के अनुसार एक नाबालिग के साथ प्रेमिका के परिवार को फंसाने के लिए हर्ष ने खुद पर तमंचे से फायरिंग करवाई थी, लेकिन गोली युवक के सीने में जा लगी। हर्ष का शव कल सुबह 9 बजे गंगानगर थाना क्षेत्र के शिवलॉक कॉलोनी के खेत में पड़ा हुआ मिला था। एसपी देहात ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि मंगलवार की रात एक नाबालिग के साथ हर्ष सीसीटीवी में घूमता हुआ नजर आया था, जिसके बाद नाबालिग से जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि हर्ष और नाबालिग ने पहले शराब पी, फिर उसके बाद नाबालिग से उसने अपने ऊपर गोली चलवा दी। इस दौरान हर्ष के सीने में गोली जा लगी।
एसपी देहात ने बताया कि मौके से मोबाइल और तमंचा बरामद कर लिया गया है और इस घटना को लेकर नाबालिग ने पुलिस को पूरा गुमराह करने की कोशिश भी की थी। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार बच्चों का चेहरा दिखा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। न जाने मुझे क्या हो गया था, मैंने कौन से अपराध की सजा अपने बच्चों को दे दी। कोई मेरे बच्चों को ला दो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। उन्हें देखे बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकती। भगवान मेरे बच्चों को बचा लो। ये बातें मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली आबिदा ने डॉक्टरों से कही। बुधवार को उसका पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद उसने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। घर वालों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान 5 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और उसकी मां का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आबिदा को अभी तक पता नहीं है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वो बार बार बच्चों को याद कर रोने लगती है। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि बच्चे ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है। बावजूद इसके बाद आबिदा शांत हुई। बताया जा रहा है कि 8 साल पहले आबिदा का निकाह कंकरखेड़ा के जटौली के राशिद से हुआ था। निकाह के बाद से राशिद अपने ससुराल में रहकर सब्जी का काम करने लगा। दोनों के एक बेटी जायरा और एक बेटा जैद है। राशिद सब्जी फल का ठेला लगाता है। परिजनों के अनुसार राशिद और आबिदा के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिससे पैसों की तंगी बनी रहती थी और खर्च नहीं चल पाता था। बुधवार को दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ और आबिदा ने दोनों बच्चों को लेकर जहर खा लिया। परीक्षितगढ़ थाना परिसर में नवनिर्मित थाना अध्यक्ष कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, महिला प्रसाधन एवं मैस का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने फीता काटकर शिलान्यास कर उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि थाना अध्यक्ष का कक्ष छोटा होने के कारण फरियादियों की समस्याएं सुनने में परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फरियादियों को बैठने की उचित व्यवस्था है। महिलाएं हेल्प डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैस का जीर्णोद्धार कराया गया है, जिससे पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ पुलिस से जनता से मधुर व्यवहार करने और उनकी शिकायतों को शीघ्र से निस्तारण करने की बात कही, जिससे पुलिस और लोगों का रिश्ता मजबूत बन सके। इस मौके पर सीओ सदर देहात शिव प्रताप, थाना अध्यक्ष दिनेश प्रताप, चेयरमैन हिटलर त्यागी, ब्लॉक प्रमुख वहम सिंह गुजर, पूर्व चेयरमैन अमित चौहान टीपू, गुल्लू प्रधान, सुंदर व डला नवनीत त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। आज थाना परीक्षितगढ़ में मैस के जीर्णोद्धार का और प्रभारी निरीक्षक के कक्ष का, महिला हेल्प डेस्क के लिए नए कक्ष का उद्घाटन था और इसमें निरंतर हमारा प्रयास है कि पुलिसकर्मियों के लिए और आगंतुकों की सुविधा के लिए अच्छी सुविधा दी जाए। इसी क्रम में ये निर्माण हुए हैं। इसमें एसपी देहात राकेश मिश्रा जी, सीओ सदर देहात शिव प्रताप जी और इंस्पेक्टर परीक्षितगढ़ दिनेश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्हीं के प्रयासों से ये निर्माण हुए हैं। साथ ही साथ एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण हुआ है जो कि शासन से स्वीकृत है और इसमें भी जल्द ही पुलिसकर्मियों को आवंटित किया जाएगा, जिसमें वो रहेंगे। मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं विवेचक कक्ष भी बना है, जो कि विवेचकों के लिए बना है, जहां पर वो बैठ के अपना विवेचना संबंधित आधिकारिक कार्य कर सकते हैं। ये सभी प्रयास हैं कि थाने में अच्छी व्यवस्था दी जाए, जिससे कि पुलिसकर्मियों को सुविधा हो काम करने में, आगंतुकों के लिए आराम रहे और जो काम है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, समय पे हो। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्र की जनता का इसमें असीम सहयोग रहा, जिनकी प्रेरणा से और सहयोग से ये निर्माण संभव हुए और मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेला के पटेल मंडप में पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना की पंजाबी म्यूजिकल नाइट आज है। आज रात 8 बजे चन्नी मस्ताना पटेल मंडप में अपने गीतों की सरगमी शाम से समा बांधेंगे, तो मेरठ के लोग भी चन्नी मस्ताना के गानों पर थिरकने को तैयार बैठे हैं। संयुक्त पंजाबी संघ के बैनर तले होने वाली इस पंजाबी म्यूजिकल नाइट को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज नज़र आ रहा है। भांगड़ा पर भी लोग थिरकने का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मुख्य अतिथि होंगे और महापौर हरिकांत अहलूवालिया कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी इस पंजाबी म्यूजिकल नाइट में मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने
पटेल मंडप में तमाम व्यवस्थाएं भी देखी और सभी को इस खूबसूरत लम्हे और खूबसूरत शाम का इंतजार है जब लोग जमकर थिरकेंगे। पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना ने भी मेरठ के लोगों से अपनी वीडियो शेयर कर अपील की है कि अपने साथ अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और सब मिलकर खूब थिरकेंगे। सत श्री अकाल मेरठ वालिओ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਚੰਦੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਗਾ ਔਰ ਲਾਫਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਗਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਸੰਗਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ यानी कि चन्नी मस्ताना। पटेल मंडप नौचंदी मेला आज शाम। फिर दिल दो नौचंदी को अभियान के तहत पटेल मंडप में बुधवार को म्यूजिकल नाइट बॉलीवुड के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी के नाम रही। अलग अलग जगह से आए हुए कलाकारों ने अपने गानों से सभी को प्रभावित कर दिया। ये कार्यक्रम मेला संचालन समिति द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें दिल्ली से आई गायिका आरती, राकेश, शालिनी जौहरी, मनीष शर्मा ने मोहम्मद रफ़ी के गीतों से समा बांध दिया। नौचंदी मेला आयोजन समिति ने सभी कलाकारों को सम्मानित किया और कहा कि नौचंदी मेला समिति का हर कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता है। इसके बाद कलाकारों ने हस्ताक्षर अभियान के तहत सिटी हलचल और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। वहीं सिटी हलचल के विशेष अभियान फिर दिल दो नौचंदी को में बुधवार को 2023 में राष्ट्रपति पदक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विजेता खेता खान ने राजस्थानी रंग जमा दिया। नौचंदी में राजस्थानी रंग बिखेर दिए, साथ ही साथ राजस्थान की लोक कलाओं को लेकर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। राजस्थानी गाने और राजस्थानी लोक नृत्य ने वो समा बांधा कि सभी लोग झूमते नजर आए। सभी का स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये आज बड़ी खुशी की बात। प्रांतिकृत मेला नौचंदी 2025 हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व में भी आपने बहुत अच्छी 27 जून को निकलने वाली श्री भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। श्री जगन्नाथ भगवान स्वामी जी ट्रस्ट की सचिव राशि शर्मा ने बताया कि वो अधिवक्ता भी हैं और आयोजन समिति में भी हैं। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा की परमिशन केवल 27 जून की है और रथ मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति है, जिसमें कुछ लोग कब्जा करने की योजना बना रहे हैं और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सत्ता पक्ष में हैं। इस रथ की देखरेख पुजारी गणेश दत्त शर्मा कर रहे हैं और वरिष्ठ रथ की चाबी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप दी गई है। वहीं हंगामे को देखते हुए फिलहाल मौके पर भारी पुलिस तैनात है। अधिवक्ता राशि शर्मा ने कहा है कि उनको और उनके परिवार को खतरा है, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गलत मैसेज आ रहा है, ताला क्यों मारा गया? नौचंदी थाना पुलिस जितना खेल कर दे उतना ही कम नजर आता है। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। 2 साल की काजल को कार से कुचलने वाला अब अज्ञात हो गया है, क्योंकि नौचंदी पुलिस ने इस मामले में नामजद मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है, क्योंकि कार के चालक और मालिक का नाम शायद पुलिस हजम कर गई है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजन कह रहे हैं कि आज के बाद नौचंदी नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार पुलिस के कब्जे में है, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। सुनील मित्तल और कार चालक शिवम अब पुलिस तफ्तीश में दबाव बनाने के बाद आरोपी तो बने, लेकिन अभी तक पुलिस ने इन दोनों का नाम ही नहीं खोला है। इस घटना के बाद कुछ महीने पहले एक अस्पताल की लिफ्ट में फंसी महिला की मौत का किस्सा लोग करने लगे, जिसमें फरियादी इंसाफ मांग रहा था और केस में चार्जशीट लग गई। बता दें कि नौचंदी थाना क्षेत्र के राघव कुंज के पास गुब्बारे बेचने वाले परिवार की 2.5 साल की बच्ची को एक कार चालक ने कुचल दिया था, जिसके बाद से पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने के बाद 21 महीने तक विपक्ष लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़कों पर उतरा था और अब 75 से 77 के उस दौर की भयानक यादों को लेकर बीजेपी देशव्यापी संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस कड़ी के तहत केंद्रीय सरकार के राज्य सहकारी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने स्थानीय नेताओं के साथ पहले प्रेस वार्ता कर आपातकाल के दौरान कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया और कहा कि लोकतंत्र के इस काले अध्याय को नई पीढ़ी को बताना बेहद जरूरी है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। दोनों नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया भी मौजूद रहे। देश में लोकतंत्र के माथे पर कलंक लगाने का काम आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने किया। आज वो संविधान को सर पर उठाए फिरते हैं, लेकिन संविधान को पैरों तले रोदने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आपात लगाकर किया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए गए, अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने का अधिकार नहीं था। 352 का भरपूर दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। सेक्शन 38 और 39 में संविधान संशोधन कर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को के अधिकारों को छीनने का काम किया। और तो और पत्रकारों के अधिकार ही नहीं छीने, पत्रकारों को भी जेलों में डालने का काम उस आपातकाल में कांग्रेस ने किया। विरोधी दलों के नेताओं को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, यहाँ तक कि हमारे नेताओं को अगर परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो दाह संस्कार में जाने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे तत्काल आज के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। उस दौरान उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में जाने को इजाज़त उनको नहीं दी गई। और संविधान को एक तरह से नहीं, संविधान की जितनी अवहेलना आप अच्छी तरह जानते हैं। 2005 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और था और सत्ता का केंद्र कहीं और था। और सत्ता का केंद्र बनने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया। सारे निर्णय वहीं से होते थे। यानी कि एक तरह से पूरे देश को पंगु बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री जी के लिए जो संविधान में संशोधन 38 और 39 किया गया, उसमें सभी तरह के कानूनों से प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया गया। लोगों की सीनियरिटी को खत्म कर दिया गया। जस्टिस खन्ना, जिसने भ्रष्ट आचरण और सरकारी दुरुपयोग के कारण 1971 में इंदिरा गांधी जो जीत कर आई थी, उनके भ्रष्ट आचरण के कारण, चुनाव में सरकारी दुरुपयोग के कारण उनके चुनाव को जो रद्द किया, तो उनकी सीनियर होते हुए भी उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका कांग्रेस ने नहीं देने दिया। मतलब ये एक तरह से किसी के साथ नाइंसाफी की पराकाष्ठा थी। एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस ने संविधान को कैसे कैसे कुचला। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया। तो उनके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि संविधान को
सबसे ज़्यादा अपमानित और पैरों तले रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की भांति पूरे देश में 25 जून को संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में मनाती है। अपराधों का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, फिरौतियों का प्रदेश कहा जाता था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून से खिलवाड़ कोई भी करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई मोदी और योगी जी की सरकार करने से हिचकेगी नहीं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राणा ने आईएमए हॉल में लोकतंत्र सेनानी संगठन के व्योवृद्ध सदस्यों के साथ संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कंसल को उन्हीं की सीट के पास जाकर पटका पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसमें पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, बीजेपी नेता अरुण वशिष्ठ, आरएसएस के प्रचारक दर्शन लाल अरोड़ा समेत 1 दर्जन से ज्यादा वो लोग शामिल थे जिन्हें 25 जून 1975 की रात को ही 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। उसके विरोध में आप लोगों ने तो पीड़ा जो वेदना सही। राणा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी श्री संजीव गुप्ता जी, अरे हट जाइए भाई, 2 मिनट दोनों भी जगह ना करें। एक किसी साथी की सामने देखो। आईएमए हॉल में संविधान की हत्या दिवस के तौर पर आपातकाल के 50 साल को और 75 से 77 तक कांग्रेस की निरंकुशी सरकार के खिलाफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि आपातकाल का दौर जिन लोगों ने झेला है वही लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। कांग्रेस काल में 75 से 77 तक सारे मौलिक अधिकारों को सीज कर दिया गया था और विपक्ष के सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। जिस जेल में 100 लोग भी नहीं आ सकते थे, उसमें 5 से लेकर 1000 लोगों को डाल दिया था। केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इमरजेंसी पीरियड को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए 21 महीनों में कैसे निरंकुश सरकार ने संविधान को और लोकतंत्र को कुचला था, उसके बारे में नई पीढ़ी को पता चलना है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक हाथ में छोटी सी किताब लेकर संविधान की बातें करने वाले राहुल गांधी और उनके परिवार ने एक समय पूरे देश को जेलों में डाल दिया था और जेल में बंद लोकतंत्र के इन प्रहरियों को जैसी अंग्रेज सजाएं देते थे, ऐसी सजाएं दी गई थी। इसको की घून लगा दिया था कांग्रेस सरकार ने, उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में कर रही है। तो आप इस क्वालिटी के कारण देख सकते हैं कि उनको आज सहकारिता में राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोकतंत्र सेनानियों का जो संगठन हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कंसल जी। ये देश को लगभग मालूम हो चला था कि भ्रष्टाचार के कारण, प्रशासनिक दुरुपयोग के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं। इसलिए छात्रों में आक्रोश था, किसानों में आक्रोश था, देश भर में आंदोलन का माहौल खड़ा हो रहा था। बिहार से चाहे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हो, चाहे गुजरात में मोरारजी का अनशन शुरू हो गया हो या जगह जगह छात्रों ने बिगुल फूंका हो, तो लग रहा था कि पूरे देश के अंदर एक वातावरण खड़ा हुआ है। और वही एक रिट दायर हुई और रिट में कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो सत्ता हासिल की है, अपने चुनाव को जीता है, वो भ्रष्टाचार के दम पर जीता है, प्रशासनिक दुरुपयोग के दम पर जीता है और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनके चुनाव को अवैध जब घोषित किया गया, तो मैं कह सकता हूं कि वहीं से शुरुआत हुई इस बात की कि कैसे हम इस देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दे, आपातकाल की आग में झोंक दे। और आप में से तो वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल को सिर्फ देखा नहीं, आपातकाल को झेला है, कठिनाइयों को सहा है। तो इसलिए
आप तो उस दौर से गुजरे हैं। 75 से 77 तक देश में जो कुछ भी घटा उसके आप साक्षी। उनको आज उस समय में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन 2 सालों की जो घटनाएं हैं वो इतिहास के पन्नों में अमिट हैं, जिनको मिटाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश आज से 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया। वहीं आईएमए हॉल के एक कोने में पोस्टर के जरिए इमरजेंसी के जुल्मों की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे सभी लोगों ने देखा और इस प्रदर्शनी में पोस्टर के जरिए जयप्रकाश आंदोलन की तस्वीरें, अलग अलग अखबारों की कटिंग और इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान में जो सुधार किए गए थे उनके पोस्टर लगे हुए थे। आपातकाल के 50 साल और आपातकाल के 50 साल पर जब सरकार के मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसे हत्या दिवस बताते हैं तो उसके बाद एग्जीबिशन भी लगाई जाती है। इस एग्जीबिशन में अलग अलग तरीके के पोस्टर्स के ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से संविधान पर हमला हुआ था, लोकतंत्र की वापसी हुई थी और लोकतंत्र की वापसी और संविधान के हमले के बीच में आकर मीडिया खड़ा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की वो कटिंग जो लोकतंत्र को जिंदा करने में कामयाब हुई, उसका भी प्रदर्शन है। वहीं पर एक ऐसा पोस्टर भी चर्चा के विषय में है जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पीछे संविधान की किताब लिए खड़ी हैं और इस पोस्टर प्रदर्शनी में सारे घटनाक्रम को सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि किस तरीके से सीक्वेंस घटते गए थे। अनैतिक संशोधनों से संविधान पर हमला किया गया था और 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 40वां संशोधन, 41वां संशोधन और 42वें संशोधन के साथ बीजेपी सरकार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मीडिया, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला था। वहीं पर इन सारी पोस्टर्स के ज़रिए वो पोस्टर भी है जिसमें सिनेमाओं पर बैन था, सिनेमा के कलाकारों पर, गायकों पर सेंसरशिप और बैन लगाई जा रही थी। किशोर कुमार ने कांग्रेस सरकार के प्रचार में गाने से मना किया तो उनके गानों पर बैन लगा दिया गया। और फिर बिल्कुल अलग तरीके से ये 4 पोस्टर्स आपके सामने नज़र आएंगे जिसमें बताने की कोशिश की है कि शिक्षा पर नियंत्रण और चाटुकारिता का दौर को इंडियन एक्सप्रेस ने किस तरीके से पर्दाफाश किया था। हाँ, आपातकाल का ये जो लेसन है वो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र 1947 से लेकर 2025 तक हर बार जब भी उस पर चोट होती है डबल मजबूत होकर आता है और जब डबल मजबूत होकर आता है तब लोकतंत्र विश्व में, भारतीय लोकतंत्र विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड के दौरान यातनाएं सही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजेश और मैं हूं के। सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने बुधवार को महिलाओं से संबंधित मामलों में जन समस्याएं सुनी और इस दौरान पुलिस से संबंधित कई प्रकरण आए। डॉक्टर भराला ने संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल निस्तारण के लिए निर्देश दिए और महिला उत्पीड़न को रोकने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने बुधवार को सर्किट हाउस में महिलाओं की समस्याओं पर जन सुनवाई की। इस दौरान पुलिस से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई की गई। इस दौरान डॉक्टर मीनाक्षी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण
प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वो खुलकर अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखे ताकि समय पर उन्हें न्याय मिल सके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की समस्याओं और महिला उत्पीड़न मामलों में तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें। जनसुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों की सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीडीओ नुपुर गोयल, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार गुप्ता, महिला थाना प्रभारी सीओ दौराला, अधीक्षिका रीमा राठी, वन स्टॉप सेंटर से विनीता और प्रोबेशन कार्यालय से डॉक्टर श्रीती सागर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित कटवाएगा। तो एक महिला आयोग की तरफ से पहल हुई है कि जितने भी जिलों में से उत्तर प्रदेश के कांवड़ गुजरेगी, उन सभी जिलों में महिला आयोग की तरफ से कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 पुलिसकर्मी होंगी। ये हमारी प्रशासन में बात हो गई है। उनकी सुरक्षा के लिए एक फीडिंग एरिया बनेगा जिसमें वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। उनके लिए नहाने की, सोने की, खाने की प्रॉपर व्यवस्था उस कैंप में रहेगी। साथ ही में उसमें जो सबसे बड़ी व्यवस्था रहेगी वो डॉक्टर्स रहेंगे। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टरों का भी इंतजाम उन कैंप में किया गया है कि किसी महिला को कोई समस्या कांवड़ लाने में होती है तो वो उस कैंप का लाभ उठा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि कांवड़ मेला हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। अभी सावन भी नहीं लगा लेकिन कांवड़ शुरू हो गई है। कांवड़ शुरू हुई है क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और बहुत दूर दूर की महिलाएं कांवड़ लेने यहाँ से आती हैं। आपने देखा होगा उनको सामूहिक कैंप में ही रुकना पड़ता है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। उसमें उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इसी की वजह से अब हमारी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता चौहान जी, उन्होंने भी इस बात करके कहा है कि जितने भी जिलों से कांवड़ गुजरेगी उसमें कांवड़ के कैंप लगेंगे। दूसरा मुद्दा था कि सरकारी योजनाएं बहुत हैं, आयोग की योजनाएं बहुत हैं, आम जन तक नहीं जा पा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंशन है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक छोटी सी गलती के कारण उनके फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं और दोबारा पेंशन नहीं बनती है, जिसका उनको लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। तो उसके लिए हमने आयोजन किया है हर ब्लॉक स्तर पे पहले, उसके बाद ग्राम स्तर पे एक इस तरीके के पूरे अधिकारियों का एक वहां पर कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, पूरे गांव को बुलाया जाएगा और जो भी उनकी समस्या उसका निस्तारण वही किया जाएगा जहां पर वो लोग बैठेंगे, ना कि उन्हें बार बार आना पड़ेगा। कम से कम 3 दिन पहले से पूरे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगेंगे जिससे कि हर व्यक्ति उसका लाभ ले सके। सरकारी दवाइयां मुफ्त भी हैं और प्राइवेट से अच्छी भी हैं, लेकिन आम जन को लगता है अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगा तो वहां पर ज्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगा 4-5 हजार की दवाई लेके। वहां 1 रुपए में दवाई मिलती है, लेकिन विश्वास नहीं है लोगों का। वो विश्वास वापस लौटे सरकार पे और हमारे सिस्टम पे। इसके लिए हम लोग एक कदम उठाने जा रहे हैं कि गांव-गांव कैंप लगाएंगे। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने जानी थाना का निरीक्षण किया और महिला संबंधित प्रार्थना पत्रों की भी जांच की। एक पीड़ित महिला की पीड़ा राज्य महिला आयोग मीनाक्षी भराला ने सुनी और महिला की पीड़ा सुनकर कार्रवाई करने का आदेश जानी थाना पुलिस को दिए। महिला से संबंधित सूचना और नंबर भी थाने पर नहीं मिलने से राज्य महिला आयोग सदस्य मीनाक्षी भराला नाराज आई और महिला से संबंधित सूचना व अधिकारियों के नंबर थाने के बाहर लिखवाने का भी आदेश दिया। निरीक्षण मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे क्या और चीज कर सकते हैं और क्या चीज ठीक कराई जा सकती है। जैसे मैं आई तो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर की व्यवस्था है ही नहीं, ना के बराबर है। जो है वो भी इन्होंने अंदर रखे हुए हैं, बोल रहे हैं टूट गए हैं, इससे करके बात हुई है। तो मैंने कहा है कि कल तक उसको लगवाएं बाहर और होर्डिंग बैनर की व्यवस्था रहेगी अगर अच्छी। जितने भी हेल्पलाइन नंबर होते हैं महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए, तो फिर महिलाओं को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बाहर से इतनी कॉलेज की, स्कूल की स्टूडेंट्स निकलती हैं, वहीं से देखकर वो अपनी मदद के लिए उन हेल्पलाइन नंबरों पे फोन कर सकती हैं। कुछ ये तो देखिए छोटी मोटी चीजें हैं जो चलती रहेंगी, तो उसके बारे में मैंने इनसे बताया क्योंकि आज मेरा ये पहला ही यहाँ का दौरा है। तो आज हम इनको बोल कर जाएंगे, अगली बार नहीं सही होंगी। जैसे महिला शौचालय ऑलरेडी बनवा रहे हैं, नहीं था यहाँ पे अच्छा, कांस्टेबल भी महिला है, ऐसा नहीं है कि जो बाहर से महिला है वही महिला है। तो हम उसकी भी सुरक्षा और उसके भी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम ही महिलाओं की है कि उनको भी देखें, उनको प्रॉपर व्यवस्था यहाँ दी जाए। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में ईट राइट कैंपस
ईट राइट स्कूल और भोग से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस पंजीकरण के 100% करने के विभिन्न विभागों को निर्देश दिए। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करते हुए खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करने की बात कही। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली की प्रचलित महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि ईट राइट स्कूल और ईट राइट कैंपस, क्लीन स्ट्रीट हब और क्लीन एंड फैशन फूड एंड वेजिटेबल मार्केट के प्रमाणन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। वहीं संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी मिठाई की दुकानों, जूस के प्रतिष्ठानों, फल के ठेलों एवं दुकान के प्रतिदिन नियमित जांच, निरीक्षण तथा कटे हुए फलों की बिक्री को रोके जाने के आदेश दिए। जिलाधिकारी ने कावड़ शिविर में प्रयोग होने वाले खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के नियमित रूप से कावड़ मार्गों का निरीक्षण करने तथा कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के रेस्टोरेंट तथा ढाबों में रेट लिस्ट को प्रमुख स्थान पर लगवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। होटल और ढाबों पर मिलने वाला भोजन जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले मेस के भी निरीक्षण करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी द्वारा औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि जनपद में नकली दवाओं से संबंधित निरीक्षण कार्य संतोषजनक नहीं है। मिलावटी एवं नकली दवाइयों के संबंध में निरंतर निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अपर जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक प्रबंधन, जिला उद्योग केंद्र आबकारी निरीक्षक, बाट माप अधिकारी, यातायात निरीक्षक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला समन्वय प्रबंधक, ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग प्रशासन के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित मेरठ कॉलेज सदैव से ही खेल गतिविधियों का केंद्र रहा है। विक्टोरिया पार्क स्थित विभिन्न खेल एकेडमी मेरठ कॉलेज का खेलों का केंद्र बिंदु बनाती है। मेरठ कॉलेज में देश को अनेक ओलंपिक एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। आज से 3 वर्ष पहले डॉक्टर ओपी अग्रवाल एवं प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह के कार्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12वीं पास खिलाड़ियों के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नामक की 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। ये पाठ्यक्रम खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें उन्हें शारीरिक शिक्षा एवं खेलों से संबंधित विषय ही पढ़ने होते हैं। इस साल सचिव विवेक गर्ग एवं प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह के कार्यकाल में इस पाठ्यक्रम की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है। इस अवसर पर मेरठ कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, प्रबंध समिति के सचिव विवेक गर्ग और प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर योगेश कुमार, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर संदीप आदि को बधाई और शुभकामनाएं दी। हस्तिनापुर में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात और मानसून की दस्तक से पहले ही प्रशासन ने बाढ़ से बचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को एडीएमएफ सूर्यकांत त्रिपाठी, एसडीएम मवाना अंकित कुमार, तहसीलदार निरंकार सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ गंगा खादर क्षेत्र में तटीय इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएमएफ ने बताया कि बरसात के मौसम में पूर्व से ही गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी होने की शुरू हो गई है। इसी के मद्देनजर डीएम डॉक्टर वीके सिंह के निर्देशों पर बुधवार को एसडीएम मवाना अंकित कुमार, तहसीलदार निरंकार सिंह के साथ साथ राजस्व प्रशासन व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ भीमकुंड, गंगा पुल और गंगा किनारे बने तटबंध का निरीक्षण किया गया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर बुधवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का घेराव कर समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र सौंपा। सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने कहा कि संघ के द्वारा लगातार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पहले भी मांग पत्र सौंपा गया है, जिस पर निगम प्रशासन मौखिक रूप से आश्वस्त कर देता है। उन्होंने कहा कि शहर की आबादी 30 लाख के लगभग पहुंच गई है। मानक अनुसार 10,000 कर्मचारी के सापेक्ष 28 कर्मचारी होने चाहिए। नगर निगम में 3,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें स्थायी व
अस्थायी आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की अति आवश्यकता है। इस पर विचार करते हुए सफाई नगर निगम में कर्मचारियों की भर्ती की जाए। आज़ादी में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद माता दीन वाल्मीकि की प्रतिमा हापुड़ अड्डा चौराहा पर स्थापित की जाए। वार्डों में हाजिरी स्थल का निर्माण कराने के लिए पत्र दे चुके हैं, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर का सफाई कर्मचारी सर्दी, गर्मी और बरसात में दिन रात काम करता है, लेकिन उसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हरपाल सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने सफाई कर्मचारियों की सभी बातों को सुना और जल्द ही सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हमने 4 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था और नोटिस दिया था मांग पत्र हमने अपना। उसके बाद हमने सोमवार में वहां पर बैठे उठे, फिर हमको नोटिस देना पड़ा और आज हमारा 25 तारीख का जो समय था, हमारा मांग पत्र दिया है हमने, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। सबसे बड़ा मोटिव तो हमारा मांग ये है कि बढ़ती आबादी को मानक पूरा किया जाए, भर्ती की जाए और जो लोग 35 साल से पुराने लगे हुए लोग हैं उनको परमानेंट किया जाए, वो हकदार हैं इसके। पूरे देश में कई स्टेटों में इस तरह के लोगों को परमानेंट किया गया है। हरियाणा देख लो, उत्तराखंड देख लो, आप राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। इसके उपरांत कैशलेस हॉस्पिटल है और वर्दी है ठंडी गर्म, और जो लोग अभी लगे हैं उनको संविदा का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज हमारा कर्मचारी 4-4 काम कर रहा है, 4-4 काम कर रहा है 4 लोगों के हिस्से का, और उसको भरपेट रोटी नहीं मिल पा रही। तो ये हमारा आज वार्ता का मेन मोटिव है। चुप कर गया है, तो इसलिए आपके सिटी हलचल के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर ये हमारी मांगों को शीघ्र नहीं माना गया तो हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। भूख हड़ताल भी होगी, धरना भी होगा और इससे और भी कदम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि नगर आयुक्त महोदय 3367 पद हैं जो रिक्त पड़े हैं, वो चाहे तो शासन से स्वीकृति लेके भर सकते हैं और 8400 लोग इस नगर की सफाई के लिए चाहिए। पीएफ ईएसआई कट रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। हमारे कैशलेस हॉस्पिटल है, उसमें सीधा इलाज नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम एक परिवार है और जो हमारी समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए। समस्याएं हल होंगी तो शहर में हमारे कर्मचारी बढ़ेंगे। वहीं नाले नालियों की सफाई नहीं होने पर बुधवार को कंकरखेड़ा के डिफेंस एनक्लेव की रहने वाली दर्जनों महिलाएं नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से मिली। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले काफ़ी समय से उनके क्षेत्र में नाले नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते नाले नालियों का गंदा पानी और बदबूदार पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। जबकि साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर क्षेत्र में लगातार बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं महिलाओं की बात सुनने के बाद नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। नाला ओवरफ्लो हो रहा है बिल्कुल, और नाले का पानी और नालियों का पानी रोड पे आ गया है और इतनी गंदगी हो रही है, सांप घूम रहे हैं और रोज लोग फिसल के गिर रहे हैं और इतना मच्छर पैदा हो रहा है कि डेंगू मलेरिया घर घर में बीमारी का डर, बहुत बुरी हालत है। इसीलिए अब हम सब जगह होके आ चुके हैं। हम अब कैंटीन भी में गए थे हम नगर निगम में, तो उन्होंने बोला कि मेन ऑफिस यहाँ पे है, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या सुनवाई होती है हमारी। वहाँ जाओ यही होता है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शिव शंकरपुरी शारदा रोड से घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पीड़ित वरुण ने बताया कि जब बाइक घर के बाहर खड़ी हुई थी तो इसी दौरान मुंह पर मास्क लगाकर आए एक युवक ने पहले बाइक में छेड़खानी की और उसके बाद वहीं पास में खड़ी स्प्लेंडर बाइक का लॉक तोड़कर आसानी से लेकर फरार हो गया। बाइक चोरी की घटना अलसुबह की बताई जा रही है। वहीं पीड़ित वरुण ने आरोपी चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बुधवार को मोदीपुरम सुपरटेक कॉलोनी में इस्कॉन मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक रूपवान दास ने बताया कि 27 जून को शीलकुंज कॉलोनी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन संस्था द्वारा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि यह वही अवसर है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ रथ पर बैठकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और उन लोगों को दर्शन देते हैं जो मंदिर में नहीं आते।
भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि अपनी कृपा दृष्टि से वो सभी का कल्याण करते हैं। साक्ष्यों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब अपने रथ पर विराजमान होकर बाहर निकलते हैं, इस दौरान जो भी व्यक्ति उन्हें देख लेता है और उनके रथ का रस्सा खींचता है तो भगवान उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा लेते हैं। हम एक भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल रहे हैं 27 जून को और सीलकुंज में। तो सीलकुंज के जो कमेटी है, पूरे सीलकुंज वासी इसमें हमारे साथ हैं और सब लोग हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं रथ यात्रा निकालने के लिए। और जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा वो दिन है जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने बड़े भाई सुभद्रा, अपने बड़े भाई बलदेव और सुभद्रा जी के साथ, और वो उन लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं जो कभी मंदिर में नहीं आते। तो इस्कॉन की एक परंपरा रही है। इसके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन का प्रचार किया है भगवान नाम का, और पूरे विश्व में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा फेमस है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर यह रथ यात्रा ना निकाली जा रही हो। जब प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए प्रचार के लिए, तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने 1967 में सैन फ्रांसिस्को में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली, और आज वो दिन वहाँ का एक हॉलीडे है। वहाँ की सरकार उस दिन छुट्टी करती है आज के दिन। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि लोगों में भगवत भावना विकसित करता है, और भक्त लोग जगह जगह से आते हैं, भगवान का रथ अपने हाथ से खींचते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति एक बार भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार होकर देख लेता है और उनका रस्सा खींचता है तो भगवान उसको 84 के चक्कर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारा आप सभी भक्तों से, सभी मेरठ वासियों से आग्रह है कि वो आए और जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लें और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारतीय किसान यूनियन इंडियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनेंद्र गुर्जर ने यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों से कमिश्नरी पार्क में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में किसानों और आम जनता की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पूर्णतः लागू करने के साथ किसानों की कर्ज माफी, गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 500 रुपये, कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसानों को मिलने वाले लोन पर 3% ब्याज से बढ़ाकर 7% किए जाने के आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और अग्निवीर योजना को वापस लेने सहित कुल 11 मांगों को लेकर तत्काल सरकार से पूरा करने की मांग की। सबसे पहले मेरे सर्वप्रथम जो युवाओं का इन्होंने भविष्य खराब कर दिया, अडानी अंबानी को मिलिट्री बेच दी, युवाओं का भविष्य खराब ना हो, अग्निवीर वापस हो, किसान पे MSP लागू हो, किसान का कर्ज माफ हो, बिजली का जो इन्होंने प्राइवेट ये कर रहे हैं वो ना हो, जो स्कूल ये बंद कर रहे हैं वो स्कूल दोबारा चलाए जाए, या तो टोल टैक्स लें, रोड टैक्स लें, और जो सोसाइटी पे इन्होंने ब्याज लगाया 4% वो ब्याज ये वापस लें, और एक बिजली के जो स्मार्ट मीटर है वे ना लगाए जाए, जिससे किसान बहुत पीड़ित है। ये कई हमारी सूत्रीय मांग है, ये इन पे हमारा धरना प्रदर्शन था। अगर नहीं मानी गई तो ये जो आज देश का प्रधानमंत्री आराम से इसी में लौट रहा है, इसे लौटना भारी कर देंगे। गांव ढीलना केंद्रीय कार्यालय, किसान भवन ढीलना, वहीं से लाखों की तादाद में इस देश के प्रधानमंत्री की, जो सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, इसकी शव यात्रा लेके चलेंगे और इसके निवास पे चिता दहन करेंगे। ये हमारा वायदा, से मारे जाए हटेंगे नहीं। धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं। अपना जिला में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो देखते रहिए अपना जिला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।